नमस्कार। सीमा स्टोरी पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अनोखी हड्डी का वजन। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरी 50 वर्ष की अवस्था में पहुँचते पहुँचते महाराजाधिराज बन चुके थे। देश देशांतर में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई प्रावार न था। अनेक बंदी राजा उनके भीमकाय दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ रहे थे और उन्हीं के देशों की सुंदर रमणियां महाराज के अंतपुर की शोभा बढ़ा रही थी। जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को हराकर लौटती तो महाराज की विपुल स्वर्ण राशि और भी बढ़ जाती और उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते। पर महाराज की आंखों में स्थिर पर अटकी हुई थी। जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को रौंद कर लौटती तो महाराज की विपुल राशि और बढ़ने के कारण उनके राज्य में चकाचौंध थी। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ उत्तरी पर्वतों पर आखेट खेल रहे थे। दोपहर ढल चुकी थी और महाराज हिरण का पीछा करते हुए रास्ता भूल गए। आखेट की उत्तेजना में वो मीलों की दूरी तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरण का पता न चला। जंगल की सीमान पहुंची, थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दूसरे ही क्षण उनकी आंखें चमक उठी। ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत ऊंचा किए खड़ा था और उसके पांव में एक बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी मानो प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए एक दर्पण हो। पहाड़ की तराइयों में देवदार के वनों से लदी हुई थी। डाई और ढलान पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैली हुई नजर आ रही थी। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे। इतने से उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। मैं नहीं जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं, महाराज ने प्रसन्न होकर कहा। पास खड़े हुए महामंत्री ने हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज, यह प्रदेश आपके राज्य से बाहर है। आपके राज्य को सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाती है जहाँ पर आप खड़े हैं। तो क्या यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? नहीं महाराज, यह एक छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियां पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। महाराज के मन में एक गहरी टीस उठी और उनकी आंखें ईर्ष्या से विचलित हो उठी। यह मेरे देश का अंग नहीं है, कहते हुए अपने हाथों की उंगलियां एक मुट्ठी में समेटते हुए वे दृढ़ निश्चय से बोले, आज ही लौटकर सोना तैयार करो महामंत्री। मैं स्वयं इस प्रदेश की चढ़ाई करूंगा और पर्वत शिखर पर अपना स्टेज लहराऊंगा। इस घटना को अभी 10 दिन भी न होने पाए थे कि शांत मन स्थली सैनिकों के सिंहनाद से गूंजने लगी। जंगल के हिंसक पशु भी मद्राज के पराक्रम से व्यस्त होकर भाग उठे। मीलों की शांत जलराशि, जिस पर पहले गाते हुए मछुए मछलियां पकड़ने आते थे, अब उन्हीं के खून से लाल होने लगी। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों और पत्थरों को भी शत विशत करने लगी थी। 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना मील पार करके नगर की दीवारों तक जा पहुंची, पर तो भी मछुओं ने हथियार नहीं डाले। रात के वक्त में जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता, वहां नगर पर मर्द घटकी सी स्तब्धता छा जाती थी। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर न आता। मछुए, बच्चे, बूढ़े दिन भर लड़ने और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाने और अपने जख्मों को मचलाते। फिर इस कराल अंधकार में कहीं भी आशा की कोई रेखा न देखते हुए धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ ले लेते। काल का समय था। महाराज अपने शिविर में बैठे नए आक्रमण का आयोजन कर रहे थे। इसी समय द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक आदमी द्वार पर बैठा है और आपसे मिलना चाहता है। कौन है? कोई बूढ़ा आदमी है महाराज, कहता है मरने से पहले महाराज के दर्शनों की लालसा से यहाँ आया हूँ। कोई राजदूत होगा, एक मंत्री ने कहा, या छिपे वेश में कोई सैनिक होगा, दूसरे मंत्री ने कहा। उसके आसपास कोई अस्त्र नहीं महाराज, वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे बड़ी कठिनता से खड़ा हो पाता है, इसलिए महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दे दी। बाद एक वृद्ध पुरुष, लंबा मैला सा चोगा पहने, अवस्था के बोझ से दबा हुआ, अपनी लाठी पर झुककर चलता हुआ महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। तुम कौन हो? मेरे पास बहुत थोड़ा समय है।
महाराज ने कहा। बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला, महाराज समय तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति से चारों दिशाएं गूंज रही हैं, इसलिए मैं आपके दर्शनार्थ के लिए यहाँ चला आया हूँ। महाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, शत्रु देश से आए हो? नहीं महाराज, मैं आप ही के राज्य का सेवक हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा झोपड़ा है। तुम क्या चाहते हो? दान दक्षिणा का प्रार्थी हूँ महाराज, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सफ़ेद हड्डी का टुकड़ा निकाला। मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा। नाखून से बड़ी वह हड्डी न थी और उसे देखकर अकस्मात हंसने लगे। वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं। इस हड्डी के तुल्य तो एक रत्ती भर सोना भी न आएगा। वृद्ध, और कुछ मांगो। मेरे लिए आपके हाथ का दिया हुआ कण भर सोना भी निधि के समान होगा महाराज। महाराज ने हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठाकर बूढ़ी की ओर फेंक दी। इसके साथ हड्डी को तोला। एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा और दूसरे में मुद्राएं। पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा भारी निकला। महाराज लज्जित हुए और फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर तुला में डाल दी। याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए। पर हड्डी का पलड़ा फिर भी भारी निकला। महाराज हैरान हुए और तुला में से हड्डी को निकालकर देखने लगे। फिर उत्तेजित हाथों से चांदी के थाल में से एक मुट्ठी भर मुद्राएं उठाकर तुला में डाल दी और तुला को अपने हाथ में लेकर स्वयं तौलने लगे। पर पहले की तरह हड्डी का पलड़ा अब भी भारी निकला। सब दरबारी चकित होकर तुला के पास आ गए। सहराज विस्मय से हड्डी को देखकर मौका देखकर वृद्ध ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूँ। शायद आपके पास इसके बराबर सोना देने के लिए दान नहीं है। महाराज इस अपमान को सहन न कर सके। एक बड़ी तुला मंगवाई गई और उसके एक पलड़े में यह तुच्छ सी हड्डी और दूसरे में चमकती मुद्राओं से भरा सारा का सारा थाल उड़ेल दिया। पर हड्डी का टुकड़ा ज्यों का त्यों भारी निकला। यह जादू की हड्डी है। वृद्ध, तुम मेरा अपमान करने आए हो, राजा ने कहा। महाराज की आंखें दंभ और क्रोध से लाल हो उठी। न वह हड्डी को बाहर फेंक सकते थे और न ही इसके बराबर सोना जुटा सकते थे। इसमें भी सबसे बड़ी तुला मंगवाई गई। मुद्राओं के स्थान पर सोने की ईंटें रख दी गई, पर नन्ही सी सफ़ेद हड्डी फिर भी भारी निकली। एक पागल जुआरी की तरह महाराज इस तुला पर अपनी स्वर्ण राशि लुटाने लगे। दरबारी चित्रवत खड़े इस व्यापार को देख रहे थे। महाराज के माथे पर पसीने के बिंदु नजर आने लगे। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और फिर हाथ बांधकर बोला, महाराज, आपका राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धनराशि तो क्या संसार भर के राज्यों में इसकी तुलना या सोना न मिल सकेगा। महाराज की सांस फूली हुई थी। वह नज़र उठाकर बोले, क्या संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास नहीं बुझा पाएगा। महाराज चुप हो गए और एकटक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे से बोले, क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का क्या भेद है? यह कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी नहीं बुझती। महाराज विस्मय में आ गए। उनकी गंभीर मुद्रा पर आवेश, पराजय, नम्रता के भाव नजर आने लगे। उनकी आंख वृद्ध के चेहरे से हटकर अनोखी हड्डी पर गई। तो क्या वृद्ध, संसार भर की संपत्ति इस हड्डी से हल्की ही रहेगी? हाँ महाराज, वृद्ध ने कहा। फिर धीरे से बोला, यह मच्छरों का छोटा सा देश तो इसके पलड़े को छू तक नहीं पाएगा महाराज। तो इसके पलड़े को छू तक न पाएगा महाराज। तो क्या वृद्ध, इस हड्डी की तुलना संसार की कोई भी वस्तु नहीं करेगी? वृद्ध मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने पास खड़े हुए सैनिक के हाथ में से उसकी कटार ले ली और दूसरे ही क्षण अपने हाथ को जख्मी कर लिया।
यह तुमने क्या किया वृद्ध? अपना ही हाथ काट लिया, महाराज ने हैरान होकर पूछा। वृद्ध ने अपने जख्मी हाथ पर से टपकते लहू की एक बूंद तुला में डाली। देखते ही देखते हड्डी का पलड़ा ऊंचा उठने लगा, यहाँ तक कि खून की बूंद का पलड़ा बोझल हो गया। महाराज उदयगिरी, मेरा रक्त तो बूढ़ा हो चुका है, उसमें कोई स्पंदन नहीं है, पर एक युवक या एक बच्चे के खून का तो स्पंद शास्त्र भी भारी होगा। महाराज विचलित हो उठे और चुपचाप शिविर में से बाहर निकलकर मील के सामने आ खड़े हुए। बाण की वर्षा जब भी उसी वेग से चल रही थी और मील का पानी अभी भी लाल हो रहा था। मील के सामने खड़े महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखते, कभी मील के रक्त रंजित पानी को देखते। कहते हैं दूसरे दिन प्रातः जब धुंधुबी बजने का समय हुआ तो मछुओं ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही हैं और वने से भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे अपने घरों और घोंसलों को लौटने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। मित्रों, उम्मीद करती हूँ अनोखी हड्डी का वजन हिंदी लोक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।